वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री से बनने वाले लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी या जो आपके समक्ष प्रदर्शित होगी अभी, ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो पिछले 2-3 वर्षों में पूछे गए हैं और यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ऐसे भी यूनिवर्सिटीज़ या ऐसे कॉलेज जहाँ पर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होने वाली हैं, उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ जो माइनर पेपर वाले बच्चे हैं, जैसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु, या ऐसे और कई विश्वविद्यालय जिनमें माइनर पेपर ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो उन सभी के लिए ये लेक्चर भी महत्वपूर्ण होगा। यानी माइनर और मेजर दोनों के सिलेबस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपकी परीक्षा चाहे माइनर आप देने जा रहे हो, चाहे मेजर परीक्षा देने जा रहे हो, दोनों के लिए लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना होता है? पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के बारे में, इतिहास के बारे में आपको पढ़ना होता है। ठीक है, बीए के 3rd सेमेस्टर में जब आप पहुंचते हैं बेसिकली, और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को मैं आपको बताते हुए चलूँगा। 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को मैंने इसमें रखा है, तो आप सभी लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कॉन्फिडेंस लेवल जाहिर सी बात है हाई होगा। बीए 3rd सेमेस्टर में आप हैं तो आपके लिए ही लेक्चर बनाया गया है। क्लियर, इंपॉर्टेंट बहुत है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर अगर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चले, इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। 100 MCQs से ज़्यादा एक प्रकार से क्वेश्चंस को मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। चलें, क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुका। पहला प्रश्न है भैया, बीए 3rd सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री दोनों अलग होता है, या केवल हिस्ट्री अगर होगा तो जो मैं मध्यकालीन इतिहास पढ़ाता हूँ केवल हिस्ट्री है। ठीक है, और ये एंशिएंट हिस्ट्री है। क्लियर, ध्यान रखेंगे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो खालिमपुर अभिलेख जो है ये धर्मपाल एक शासक है, जो कि पाल वंश के शासक हैं, इंपॉर्टेंट शासक है, उन्हीं से रिलेटेड है। धर्मपाल से रिलेटेड है क्या? खालिमपुर नाम का अभिलेख। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर देखेंगे, मुंगेर अभिलेख किस शासक का है? मुंगेर अभिलेख जो है किस शासक का है? तो मुंगेर अभिलेख भी देवपाल का ही है। किसका है? देवपाल का है। देवपाल कौन थे? ये भी पाल वंश के प्रतापी शासकों में से एक है, देवपाल। ठीक है, और इसके अलावा धर्मपाल और गोपाल पाल वंश के संस्थापक भी हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये सब क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे गए हैं कई बार। महिपाल भी पाल वंश के शासक हैं। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। अगला क्वेश्चन है, ग्वालियर अभिलेख किस शासक के काल का है? ग्वालियर अभिलेख जो है किस शासक के समय काल का है? तो आपने मिहिर भोज का नाम सुना होगा, मिहिर भोज के शासनकाल का है। मिहिर भोज जो है ये कौन है? मिहिर भोज की अगर बात की जाए तो मिहिर भोज जो है ये एक प्रकार से गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, मिहिर भोज। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और इन्हीं मिहिर भोज के समय से रिलेटेड है ग्वालियर का अभिलेख। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख, क्लियर, ध्यान रखेंगे। अच्छा, हरहा अभिलेख जो है वो किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया गया था? तो ईशान वर्मा के शासनकाल में उत्कीर्ण करवाया गया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। मिहिर भोज का एक लड़का था, आप सभी लोग नाम जानते होंगे। मिहिर भोज के पुत्र का क्या नाम था? महेंद्र पाल प्रथम, जो कि गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासकों में से एक था। तो यही है मिहिर भोज, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चीज़ों को हम और आपको चीज़ों को समझाते हुए चलेंगे ताकि आपका कोई जो डाउट होगा वो भी क्लियर होता रहेगा। और ये क्वेश्चंस बेसिकली अगर आप इस वीडियो को देखेंगे पूरा का पूरा तो तमाम प्रकार के क्वेश्चंस आपके यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, बिल्हारी लेख है। बिल्हारी एक लेख है, किसका है? बिल्हारी लेख किसका है भैया? बिल्हारी लेख जो है किसका है? युवराज का या लक्ष्मण राज का या कर्क का या कोकल द्वितीय का? तो ये युवराज का है बिल्हारी लेख। ठीक है, बिल्हारी लेख किसने लिखवाया? तो युवराज का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। हर्ष के काल में कौन सा यात्री भारत में आया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हर्षवर्धन के काल में जो आया था चीनी यात्री, वो आया था कौन सा भैया? ह्वेनसांग आया था। ह्वेनसांग की एक पुस्तक है। तो दूसरा अगला प्रश्न आप देखेंगे, सी यू की किसकी रचना है? सी यू की जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? ह्वेनसांग ने लिखा है, जो कि आपके भारत में आया था 630 ईस्वी में। कब आया था? 630 ईस्वी में
ह्वेनसांग भारत आया था, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ह्वेनसांग भारत में कब आया था, तो 630 ईस्वी में ह्वेनसांग भारत में आया था। ठीक है, कब आया था? 630 ईस्वी में। और यहाँ पर पढ़ाई भी करी थी किसने? ह्वेनसांग ने। ह्वेनसांग को एक प्रकार से ये चीनी यात्री था, 15 साल यहाँ पर रह करके स्टडी करता है ये। ठीक है, और इसको भारत को लेकर के पुस्तक लिखता है, कौन सी? सी यू की, इसकी बड़ी फेमस पुस्तक है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन के दरबार में आया था। हर्षवर्धन के पिताजी का क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन। इनके बड़के भैया का क्या नाम था हर्षवर्धन के? उनका नाम था जो है राज्यवर्धन, और इनकी सिस्टर का नाम था राजश्री। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ये प्रश्न खूब पूछा गया है। हर्षवर्धन किस वंश के शासक हैं? तो हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश के शासक हैं। पुष्यभूति वंश को ही वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता है, और वर्धन वंश के सबसे महान शासकों में से एक है, या महान शासक ही हैं। कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद से आप देखते हैं हिंदू सत्ता जो है, वो जो एक साम्राज्य होता है पूरा का पूरा अखंडता का, वो ढहने शुरू हो जाता है, वो एकदम से अपने पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। हर्षवर्धन उत्तर भारत के एक प्रकार से बड़े प्रतापी शासकों में से एक थे। ठीक है, जिनके जाने के बाद में फिर एक प्रकार से जो हिंदू शाही या हिंदू सत्ता है वो कहीं ना कहीं पे डगमगा सी जाती है। ठीक है, हर्षवर्धन वह व्यक्ति हैं। हर्षवर्धन जो है बहुत ही विद्वान आदमी भी थे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बादल स्तंभ लेख। बादल स्तंभ लेख किस शासक का है? बताएं। नारायण पाल, त्रिलोचन पाल, कुमार पाल या धर्मपाल? बताएं। तो बादल स्तंभ लेख जो है ये नारायण पाल का है, ये भी पाल वंश के ही शासक है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन कारकोट वंश का संस्थापक था? कारकोट वंश के संस्थापक इनमें से कौन है भाई? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो दुर्लभ वर्धन जो है ये कारकोट वंश के संस्थापक थे। ललितादित्य मुक्तापीठ जो है कश्मीर का शासक था, बड़ा फेमस शासक था। अशोक महान को तो आप जानते ही हैं, कनिष्क को तो आप जानते हैं। कनिष्क बहुत मतलब इसका जो नक्शा था बहुत लंबा था। अशोक आप देखते हैं धम्म की बात, बुद्धम शरणम गच्छामि, ये सब इसी के जो है देन है। बौद्ध धर्म का बड़ा प्रचार प्रसार किया। संघमित्रा इनकी पुत्री थी, उनको श्रीलंका भेज दिया था। ठीक है, धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त करने के बाद में इसने अपना पूरा सब कुछ बदल दिया, अशोक ही वो था। देखिए, निम्न में से किन राज्यों पर ललितादित्य ने विजय प्राप्त करी थी? ललितादित्य मुक्तापीठ कश्मीर का शासक था, और बहुत ही महानतम शासकों में से इसका नाम गिना जाता है। कश्मीर का समुद्रगुप्त भी ललितादित्य मुक्तापीठ को ही कहा जाता है। इसने एक प्रकार से पंजाब, लद्दाख, कन्नौज सभी पर अपना अधिकार कर लिया था। किसने? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। भगवान शंकर की बहुत पूजा करता था, यानी कि आपसे पूछेगा ललितादित्य मुक्तापीठ किस धर्म को मानता था? तो शैव धर्म को मानने वाला था। ठीक है, बहुत ही रिस्पेक्ट करता था भगवान शंकर की। अगला प्रश्न है, कश्मीर का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है? तो कश्मीर का समुद्रगुप्त कहा जाता है ललितादित्य मुक्तापीठ को। जिस तरीके से गुप्त वंश के सम्राट समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े सभी युद्ध जीते, और एक भी युद्ध हारने का एक प्रकार से वर्णन समुद्रगुप्त के नहीं मिलता। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चूँकि अच्छा, नेपोलियन तो युद्ध हारा भी, नेपोलियन बोनापार्ट। ठीक है, लेकिन ये हारे नहीं, एक भी युद्ध नहीं हारे हैं समुद्रगुप्त। ठीक है, जितना भी युद्ध लड़ा जीता, और कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त बहुत ही महान शासक था, मुझे हिसाब से समुद्रगुप्त को महान कहना उचित होगा। ठीक है, अशोक से ज़्यादा महान आप समुद्रगुप्त को मान सकते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त ने एक भी युद्ध हारा नहीं, लेकिन अशोक की अलग क्वालिटी थी और समुद्रगुप्त की अलग क्वालिटी थी। दोनों को एक प्रकार से महानता की संज्ञा में आप रख सकते हो। ठीक है, तो कश्मीर का समुद्रगुप्त किसके कहते हैं? ललितादित्य मुक्तापीठ को कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसी तरीके से कश्मीर का शासक ललितादित्य जो था, ये भी एक प्रकार से तबाही का दूसरा नाम था। समझ लो, जिस ओर इसकी सेना चल देती थी उस ओर कब्जा होना शुरू हो जाता था। ठीक है, तो ये था ललितादित्य मुक्तापीठ। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, कारकोट वंश के अंत के बाद किस वंश ने कश्मीर पर अपना शासन स्थापित किया था? तो कश्मीर वंश मतलब कारकोट वंश जब खत्म हो गया कश्मीर से, उसके बाद में कश्मीर पर अपना शासन किस वंश के द्वारा किया गया? तो वो शासन कौन सा था भैया? मतलब कि वो वंश कौन सा था? उत्पल वंश या उपल वंश। ठीक है, उत्पल वंश की अगर बात की जाए तो उपल वंश आया था। अच्छा, कश्मीर ने उपल वंश की स्थापना किसमें की थी? कश्मीर में, तो कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना अवंती बर्मन ने करी थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ चुका भैया। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए मैं लगातार बनाता रहता हूं, तो आप सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को लाइक करके शेयर करें, और बताएं कि
और किस तरीके के सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए, आपके लिए मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन आ चुका है भैया। किस परवर्ती गुप्त शासक को असंख्य असंख्य रिपु प्रताप जाइना, बताएं। असंख्य रिपु प्रताप जैना यानी असंख्य, इसका मतलब क्या होता है, असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है किसको, महासेन गुप्त, कृष्णगुप्त या फिर दामोदर सेन या माधव गुप्त, किसको, तो कृष्णगुप्त जो है इन्हीं को कहा जाता है असंख्य शत्रुओं का विजेता, यानी कि असंख्य रिपु प्रताप जैना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, असंख्य शत्रुओं का विजेता किसको कहा जाता है, कृष्णगुप्त को कहा जाता है। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस परवर्ती गुप्त शासक को अच्छे वंश का यानी सादृश्यता कहा गया, सादृश्य कहा गया, बताएं। अच्छे वंश का किस परवर्ती गुप्त शासक को यानी गुप्त वंश के बाद, तो किस गुप्त परवर्ती शासक को अच्छे वंश का कहा गया है, तो कृष्णगुप्त को कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। सॉरी, तबीयत थोड़ी खराब है। अगला क्वेश्चन से, कृष्णगुप्त को असंख्य रिपु प्रताप मतलब कि रिपु प्रताप जयिता किस लेख में कहा गया है, बताएं। असंख्य शत्रुओं का विजेता इसको किस अभिलेख में मिलता है, ये कहा गया है, बताएं। फटाफट से आप बताएंगे। तो जी जो है किस में कहा गया भैया, फटाफट से आप बताएंगे। तो ये कहा गया अफसरगढ़ का लेख था, अफसरगढ़ का लेख, किसी में एक प्रकार से इसको कहा गया कृष्णगुप्त को असंख्य रिपु प्रताप जयिता के नाम से, इसी जो है अभिलेख से पता चलता है हमको। क्लियर, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, किस उत्तर गुप्त शासक को राजाओं का सिरमौर यानी कि क्षितीश चूड़ामणि कहा जाता था, बताएं। किस उत्तर गुप्त शासक को राजाओं का सिरमौर यानी कि क्षितीश चूड़ामणि कहते थे, तो वो शासक है जीवित गुप्त। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, किस उत्तर गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी, बताएं। तो किस उत्तर गुप्त शासक नहीं बात कर रहा, परवर्ती या उत्तर गुप्त शासक की बात हो रही गुप्त काल के बाद। तो किस उत्तर गुप्त शासक ने सर्वप्रथम महाराजाधिराज की उपाधि धारण करी थी भैया, तो कुमार गुप्त ने धारण करी थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है, किस परवर्ती गुप्त शासक को वीरों में अग्रगण्य यानी कि प्रख्यात शक्ति माजिसुपुरा, बताएं। कुमार गुप्त को वीरों में अग्रगण्य जो है कहा जाता है, तो कुमार गुप्त को कहा जाता है, आप ऑप्शन लगेंगे ए ऑप्शन, कुमार गुप्त को कहा जाता है वीरों में अग्रगण्य। अच्छा, कुमार गुप्त को वीरों में अग्रगण्य किस लेख में कहा गया है, फटाफट से आप बताएंगे। तो कुमार गुप्त जो है इनको वीरों में अग्रगण्य अफसरगढ़ का जो लेख है इसी में कहा गया, अफसरगढ़ के लेख में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। क्लियर, आगे देखेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका भैया। प्रश्न है, किस परवर्ती गुप्त शासक ने असम नरेश सुस्थित वर्मन को पराजित किया था। तो सुस्थित वर्मन जो थे वो एक प्रकार से किसने, महासेन गुप्त ने, मतलब एक बताएं, वैसे महासेन गुप्त ने पराजित किया था, तो किस परवर्ती गुप्त शासक ने असम नरेश सुस्थित वर्मन को पराजित किया था, तो महासेन गुप्त नाम के राजा ने प्रकार से पराजित किया था, जो कि एक परवर्ती गुप्त सम्राट थे। महासेन गुप्त ने असम नरेश सुस्थित वर्मन को किस नदी के तट पर पराजित किया था, ये प्रश्न पूछा गया कई बार। तो रावी नदी के तट पर इनको पराजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चले अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। कौन सा परवर्ती गुप्त शासक हर्ष के सामंत के रूप में शासन करता था, हर्षवर्धन के सामंत के रूप में कौन सा परवर्ती गुप्त शासक शासन करता था, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कौन करता था भैया, माधव गुप्त करता था। कौन करता था, माधव गुप्त जो था ये एक परवर्ती गुप्त शासक था, जो कि हर्ष के सामंत के रूप में यानी हर्ष के अंडर में ही काम करता था। ठीक है, किसके अंडर में, हर्ष के अंडर में ही काम करता था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चीज़ों को आप मेरे हिसाब से समझ पा रहे होंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। ऐसे ही और भी जो है चीज़ें आपको समझने के लिए आप एक प्रकार से देखें, अगर आपको कोर्स में ज्वाइन होना है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपके लिए कोर्स की व्यवस्था कर दी गई है। देखिए, जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की PDF नोट्स, सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर, लाइव क्लासेस और ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ में आपका को करिकुलर का भी तैयारी हो जाएगी। देखिए, आपको SMS करना है 91 61 93 60 62 पर। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर SMS करके आप हर एक सब्जेक्ट की PDF नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इन सभी के हैंड रिटन नोट्स भी कुछ हमारे पास उपलब्ध है। मैंने जब पढ़ाई की थी तो मैंने उसको लिखा था, वो भी नोट्स हमारे पास है, वो भी आपके पास सेंड किया जाएगा। और भी नोट्स आपके तैयार किए जा रहे हैं, और पहले के तमाम सारे नोट्स और जो भी क्लासेस हो चुकी हैं उन सभी के PDF नोट्स सब कुछ आपके पास मिलेंगे। और इसकी प्राइस मात्र 100 रुपीज़ ही रखी गई है। सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप केवल 100 रुपये में आप सभी 5 सब्जेक्ट आपके जो भी BA में होंगे प्रथम सेमेस्टर में, वो सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपकी यहाँ पर होने एक प्रकार से होने की सुनिश्चित की गई है। और आप सभी के लिए ऑफर यही है कि मात्र 100 रुपये में आप को करिकुलर की भी तैयारी आपकी हो जाएगी, यानी फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन भी इसी 100 रुपये में आपकी करवा दी जाएगी। आपको करना क्या, इसी नंबर पर SMS करना। क्या SMS करेंगे, अपना नाम लिख करके SMS कर दीजिएगा, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और आपका सब्जेक्ट्स क्या क्या है अपने सब्जेक्ट भी लिख करके सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, अपने सब्जेक्ट्स भी लिख करके सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते हैं तो गूगल पे, फ़ोनपे या ये सब नहीं चलाते हैं तो आप किसी दूसरे से या किसी दुकान से भी करवा देंगे, तब भी आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। या अपने आरी पड़ोस कोई चलाता होगा गूगल पे, फ़ोनपे या कुछ भी चलाता होगा UPI माध्यम, तो उससे आप सेंड करवा दीजिएगा, तब भी आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे आप सेंड करके स्क्रीनशॉट उसका भेज दीजिएगा, उसके बाद में आपको ऐड कर दिया जाएगा। मात्र 100 रुपीज़ में आपको सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स मिलेगी। सभी सब्जेक्ट की PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, जिसमें काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही साथ उसी व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी क्लासेस होंगी लाइव फॉर्म में, वो क्लासेस की लिंक जो है आपके पास सेंड कर दी जाएगी। इसके साथ ही साथ जो भी क्लास होगी उस क्लास के बाद में उस क्लास की PDF नोट्स मिलेगी। साथ ही साथ जो क्लास हो चुकी उन सभी की PDF नोट्स मिलेंगी। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो होंगे उनके भी कुछ क्वेश्चन पेपर की PDF आपको मिलेंगी, ठीक है, और कुछ प्रीवियस जो एक प्रकार से क्वेश्चन पेपर या मॉडल पेपर है उनकी भी वीडियोस आपको मिलेंगी, ठीक है। यानी एक प्रकार से आपको बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। और जो न्यू क्लासेस होंगी उनकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। साथ साथ मैराथन क्लास, तमाम मॉडल पेपर मैं तैयार करूँगा, वो मॉडल पेपर सॉल्व फॉर्म में आपको मिलेंगे। सॉल्व मॉडल पेपर होगा, हल मॉडल पेपर होगा, ठीक है। और जो भी नए नए पेपर होंगे, किसी विश्वविद्यालय का होगा पहले पेपर, तो उसका पेपर भी आपको ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर की PDF भी आपको वहाँ पर मिलेगी, और क्वेश्चन पेपर प्रयास करूँगा कि सॉल्व करके आपको दिया जाए। साथ ही साथ में आपका फूड, न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो मात्र 100 रुपीज़ में इतनी सारी व्यवस्था आपको मिल रही है, तो फटाफट से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे हिसाब से आप सभी को मात्र 100 रुपीज़ BA में खर्च करके और बेहतर से बेहतर तैयारी कर लेनी चाहिए। शुक्ला स्टडी पॉइंट पिछले 7 वर्षों से आपकी तैयारी करवा रहा है और पढ़ा रहा है, ठीक है। मैं वैसे तो बिल्कुल फ्री में पढ़ाता था, लेकिन आप लोगों के कहने पर ही 100 रुपीज़ का रखा गया, और इसीलिए मैंने फीस बहुत कम रखी। एप्लीकेशन मेरा बना हुआ, लेकिन वहाँ पर आपको नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि वहाँ पर फीस वगैरह ज़्यादा रखनी पड़ती है मुझको। इस वजह से मैंने ये व्यवस्था बनाई है आपके लिए। मात्र 100 रुपीज़ में सारी व्यवस्थाएं आपको दी जाएंगी। आप फटाफट से SMS करके ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। समय बहुत कम बचा है, जितना जल्दी आप ज्वाइन करेंगे उतना आपका ही फायदा होगा। तो अभी फटाफट से SMS करें, देर ना करें। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसको सोचिए मत कि 100 रुपये हमारे जा रहे हैं। 100 रुपये में आपको कितना कंटेंट प्रोवाइड हो रहा है आप ये भी देखिएगा। और आप फर्स्ट सेमेस्टर में कोर्स लेंगे, उसके बाद मुझे सेकंड सेमेस्टर में बोलना नहीं पड़ेगा। आप खुद ही बोलोगे गुरुजी आप जो है वो कोर्स वाली व्यवस्था कर दीजिए, हमको जोड़ दीजिए, ठीक है। चले भैया, और चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। वीडियो को शेयर करते रहिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। चले ये जो सब्जेक्ट आप, ये जो क्लास हो रही है आपकी, इसकी भी PDF आपके पास सेंड कर दी जाएगी। जो भी क्लास होगी उसकी PDF आपको ग्रुप में मिलती रहेगी, ठीक है। आपके सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। चले भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। महेंद्र पाल संबंधित था किससे? महेंद्र पाल किससे संबंधित है? महेंद्र पाल मैंने आपको बताया था, महेंद्र पाल किसका पुत्र है? मिहिर भोज का पुत्र है, और गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक है महेंद्र पाल, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित है, गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है, और ये मिहिर भोज के पुत्र हैं महेंद्र पाल प्रथम। ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन आ चुका है। प्रश्न है, वत्सराज शासक था कहाँ का? वत्सराज जो हैं ये गुर्जर प्रतिहार वंश के ही शासक हैं। वत्सराज कहाँ के शासक हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश के ही शासक हैं। प्रश्न परीक्षा में खूब पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चहमान वंश। चहमान वंश क्या है? चहमान वंश आप देखिए, गोपाल वंश मतलब कि पाल वंश राजवंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। चहमान वंश आप पृथ्वीराज चौहान का नाम सुने होंगे, तो वो चहमान वंश से थे। पुष्पभूति वंश हर्षवर्धन, राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन, आपने वर्धन वंश का नाम सुना होगा, तो वही पुष्पभूति वंश है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग नहीं लिया था? देखिए, त्रिकोणात्मक संघर्ष में भाग किसने नहीं लिया था? देखिए, इसमें आप देखेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया था, पाल वंश के शासकों ने और राष्ट्रकूट शासकों ने। यानी राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार, ये तीन लोग एक प्रकार से आपस में संघर्ष कर रहे थे, आपस में लड़ भिड़ रहे थे।
लेकिन चालुक्य वंश के शासक नहीं लड़ रहे थे इनसे, यानी कि त्रिकोणात्मक जो संघर्ष था, ठीक है, एक तरफ पाल वंश के शासक, एक तरफ राष्ट्रकूट वाले और एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश के, एक दूसरे को आक्रमण वगैरह ये सब करते रहते थे, ठीक है। लेकिन चालुक्य वंश इन सभी से दूर रहा करते थे, वो इसमें शामिल नहीं थे त्रिकोणात्मक संघर्ष में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से गुर्जर प्रतिहार राजाओं में कौन अरब व्यापारी सुलेमान के द्वारा संदर्भित किया गया था? जो सुलेमान था, अरब व्यापारी था, इसके द्वारा किसको संदर्भित किया गया था भैया? तो इसके द्वारा मिहिर भोज को संदर्भित किया गया था। किसको? मिहिर भोज। मिहिर भोज आप सभी लोग नाम जानते होंगे, गुर्जर प्रतिहार के बहुत ही प्रतापी शासक और बहुत ही विद्वान शासक रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रतिहारों के निम्नलिखित सैन्य संगठनों में से कौन एक सबसे अच्छा माना जाता था? प्रतिहारों के निम्नलिखित सैन्य संगठनों में से कौन सा सैन्य संगठन सबसे अच्छा माना था? पदाति, हस्ती, अश्व या रथ? बताएं। तो जो प्रतिहार शासक थे उनकी जो सैन्य संगठन था उनमें सबसे एक अच्छा, सबसे जो माना जाता था वो माना था पदाति सैनिक, ठीक है, व्यवस्था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, फटाफट से आप देखेंगे, प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? बताएं। मिहिर भोज, वत्सराज, नागभट्ट प्रथम या ध्रुव? धारावर्ष बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। प्रतिहार वंश का जो प्रथम शासक था भैया वो था नागभट्ट प्रथम। क्या नाम था? नागभट्ट प्रथम उसका नाम था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में उल्लेख आया है कि गौड़ नरेश धर्मपाल प्रतिहार वंश के वत्सराज के द्वारा पराजित हुआ था? यानी कि वत्सराज जो कि प्रतिहार वंश के शासक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के, और गौड़ नरेश थे धर्मपाल। गौड़ नरेश धर्मपाल, गौड़ नरेश शशांक का आप लोगों ने नाम सुना होगा। शशांक बहुत बड़ा शैव भक्त था, बौद्ध वृक्ष वगैरह को कटवा दिया था, ठीक है। तो गौड़ नरेश धर्मपाल जो था वो एक प्रकार से प्रतिहार वंश के वत्सराज के द्वारा पराजित, यानी कि वत्सराज ने गौड़ नरेश धर्मपाल को पराजित किया था। ये किस अभिलेख से पता चलता है? तो ये हमको किस अभिलेख से पता चलता है भैया? ये चलता है हमको किस अभिलेख से? राधनपुर का जो अभिलेख है, राधनपुर के अभिलेख से हमको पता चलता है कि धर्मपाल को पराजित किया था, जो कि गौड़ नरेश थे, प्रतिहार वंश के प्रतापी शासक वत्सराज ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे, प्रतिहार शासक महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था? बताएं। प्रतिहार शासक महेंद्रपाल उत्तराधिकारी था किसका? तो प्रतिहार शासक महेंद्रपाल जो था ये मिहिर भोज का उत्तराधिकारी था। महेंद्रपाल एक प्रकार से जो थे ये मिहिर भोज के पुत्र थे, मैंने आपको बताया था। तो मिहिर भोज के पुत्र कौन है? महेंद्रपाल है। और ये किस वंश के शासक हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो प्रश्न आपका ऐसे घुमा फिरा करके पूछता है। अगला क्वेश्चन है, राजशेखर का संरक्षणकर्ता कौन था? राजशेखर जो कि एक प्रकार से बड़े फेमस विद्वान रहे हैं। राजशेखर की एक पुस्तक रही है, उसका नाम है काव्य मीमांसा। कौन सी पुस्तक है भैया? काव्य मीमांसा। बड़ी फेमस पुस्तक है काव्य मीमांसा, ठीक है, ज्ञानवर्धक पुस्तक है और खास करके इतिहास के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी मिल जाएगी। राजशेखर एक बहुत बड़े कवि रहे, इनकी और भी रचनाएं रही हैं जो ऐतिहासिक भी रही हैं, साहित्यिक रचनाएं भी इन्होंने करी हैं। तो ये किसके दरबार में रहा करते थे? ये महेंद्रपाल प्रथम जो था उन्हीं के दरबार में रहा करते थे। महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में कौन रहा करता था? राजशेखर कवि रहा करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखेंगे, रामचरित के रचयिता कौन है? देखिए, रामचरित मानस नहीं है, रामचरित केवल है। रामचरित मानस होता तो गोस्वामी तुलसीदास जी उसके लेखक हैं, तो ये है नहीं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। भवभूति है नहीं इसके रचयिता। रामचरित के लेखक कौन है? संध्याकार नंदी। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा दीजिए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, पाल वंश की स्थापना किसने करी थी? बताएं। मैंने आपको शुरुआत में बताया था पाल वंश की स्थापना करने वाले जो राजा हैं उनका नाम है गोपाल, ठीक है। गोपाल जो है बंगाल में पाल वंश का एक प्रकार से आधिपत्य शुरुआत से रहा। क्लियर, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे, खालिमपुर अभिलेख किस शासक का है? फटाफट से आप बताएंगे। तो खालिमपुर अभिलेख मैंने आपको बताया शुरुआत में धर्मपाल का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए रिपीटेड है। क्लियर, चलें आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर क्लियर, चले भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहूँगा। प्रश्न आपसे क्या पूछा गया कि तारानाथ किस पाल शासक का बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला कहा जाता है? बताएं। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि तारानाथ किस पाल शासक का बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करने वाला कहा जाता है? किस शासक को? बताएं। तो देवपाल को कहा जाता है कि इसने बौद्ध धर्म की पुनः स्थापना करी थी। क्लियर,
चले, किसने? देवपाल। बिल्कुल राइट आंसर ए होगा आपका। चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, बौद्ध मठ शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार को किसने भूमिदान दिया था? बताएं। बौद्ध मठ जो शैलेंद्र चूड़ामणि था, शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार को किसने भूमिदान दिया था? तो देवपाल जो हैं इन्होंने भूमिदान दिया था इस बिहार को बनने में। किस बिहार को? शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार को बनने में किसने एक प्रकार से भूमिदान की थी? तो बौद्ध मठ है ये शैलेंद्र चूड़ामणि बिहार, इसको एक प्रकार से भूमिदान दिया था जो पाल वंश के शासक थे देवपाल, उन्होंने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, एक विशाल बौद्ध विहार का स्थल सोमपुर कहाँ है? बताएं। एक विशाल बौद्ध का जो एक प्रकार से स्थल है सोमपुर, वो कहाँ पर पड़ता है? तो पूर्वी बिहार में पड़ेगा। आपका जो बिहार का पूर्वी इलाका है वहीं पर आपको पड़ेगा एक विशाल बौद्ध विहार, जो कि सोमपुर में है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ एक कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था, वो कौन सा कृषक समुदाय है? तो बंगाल के पाल शासकों के खिलाफ एक कृषक समुदाय ने विद्रोह किया था, वो कृषक समुदाय था कैवत कृषक समुदाय। कौन सा था? कैवत कृषक समुदाय। भैया ध्यान से सुनेंगे, कैवत कृषक समुदाय इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैवत कृषक समुदाय। ठीक है, कैवत कृषक समुदाय, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। ओके, चलें आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है महोदय। अगला प्रश्न, देवपाल के शासन काल में नालंदा में एक विहार बनवाए जाने वाले बाल पुत्र देव कौन था? बताएं, फटाफट से आप बताएंगे। बंगाल के मतलब कि प्रश्न है कि देवपाल के शासनकाल में नालंदा में एक विहार बनवाए जाने वाले जो बाल पुत्र देव कौन थे? तो वो थे शैलेंद्र राजा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पालों ने किस बौद्ध विहारों का निर्माण नहीं करवाया था? तो पालों ने एक प्रकार से किस बौद्ध विहार का निर्माण नहीं करवाया था? तो उन्होंने सोमपुर का करवाया था, विक्रमशिला, चूड़ामणि करवाया था, ओदंतपुरी का नहीं करवाया था। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ओदंतपुरी का नहीं करवाया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? पाल वंश का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? नारायण पाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पाल वंश का अंतिम शासक कौन था? फटाफट से आप बताएंगे। पाल वंश का अंतिम शासक थे भैया रामपाल। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये सब। चले, अगला प्रश्न आ चुका है, बादल स्तंभलेख किस पाल शासक का है? बताएं। बादल स्तंभलेख किस पाल शासक का है? नारायण पाल जो एक पाल वंश के शासक है, इन्हीं का लेख है बादल स्तंभलेख। मुंगेर लेख किस पाल शासक का है? बताएं। मुंगेर लेख किस पाल शासक का है भैया? तो मुंगेर लेख जो है देवपाल का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से इन सभी प्रश्नों को सुनते रहिएगा, मतलब देखते रहिएगा वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। अगला क्वेश्चन है, नारायण पाल के बादल स्तंभ लेख में उल्लेख आया है, क्या उल्लेख आया है? उल्लेख है खरबीकृत गुर्जरनाथ दर्पम। क्या खरबीकृत गुर्जरनाथ दर्पम? यह गुर्जरनाथ कौन है? प्रश्न ये पूछा गया है। तो गुर्जरनाथ महेंद्रपाल को कहा गया। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। बादल अभिलेख संबंधित है किससे? बताएं। बादल अभिलेख जो नारायण पाल का है वो एक प्रकार से किससे संबंधित है भैया? बादल मतलब नारायण पाल से संबंधित है, पाल वंश से रिलेटेड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से महाशय, सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर करते रहिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाता रहता हूँ, आप सभी को भी पता होगा। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या आ चुका है? प्रश्न, तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी ने सेन राजधानी नादिया पर कब आक्रमण किया था? तो जो तुर्क विजेता बख्तियार खिलजी था, इसने 1202 ईस्वी में सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। 1202 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी ने के आक्रमण से भयभीत होकर के कौन सेन वंशी राजा अपना राज्य छोड़ करके भाग गया था? बताएं। बख्तियार खिलजी के आक्रमण से भयभीत होकर के जो लक्ष्मण सेन थे, सेन वंश के राजा थे, वो एक प्रकार से अपना राज्य छोड़ करके भाग गए थे। क्या नाम था उनका? लक्ष्मण सेन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सेन वंश के शासक थे बख्तियार खिलजी, जो खिलजी वंश का शासक था, इसके आक्रमण की भय से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अरबों के भारत आक्रमण की पर्याप्त सूचना कौन से ग्रंथ में मिलती है?
तो अरबों के भारत आक्रमण की जो पर्याप्त सूचना है वो जो किताब फुतुल अल बलदान है उसी में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरब आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो अरबों के भारत आक्रमण की पर्याप्त सूचना कौन सा ग्रंथ देता है इनमें से? तो किताब फुतुल अल बलदान देता है। बट अगर आपसे पूछे कि अरब आक्रमण के विषय में पर्याप्त जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है और उसमें आपका चचनामा वगैरह हो तो चचनामा करेक्ट आंसर हमेशा होगा। ध्यान रखेंगे, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम की अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन कासिम जो था ये पहला तुर्क आक्रमणकारी था जो भारत में एक प्रकार से आक्रमण किया था। ठीक है, और इसने एक प्रकार से मोहम्मद बिन कासिम जो था सिंध वासियों से पहली बार कौन सा कर वसूला था इसने? तो सिंध वासियों से इसने पहला कर वसूला था जजिया। और कब आया था ये? 712 ईस्वी में। सिंध के उस समय शासक थे कौन? राजा दाहिर। ठीक है, दाहिर पर आक्रमण करके दाहिर को पराजित किया था किसने? इसने, क्या नाम है? मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर इसके बाद में मोहम्मद जो है गजनबी, फिर गौरी, ऐसे तमाम प्रकार। गौरी के बाद में गौरी का एक गुलाम था इल्तुतमिश, वो आता है। गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाब था मोहम्मद गौरी। ये सब आते हैं और इस तरीके से यहाँ पर मुस्लिम जो सत्ता होती है वो एकदम से हावी हो जाती है। अगला प्रश्न है, अरबों को अंकों का ज्ञान किससे प्राप्त हुआ था? तो अरबों को जो है, अरबों को भैया अंकों का ज्ञान जो प्राप्त हुआ था वो यूरोप से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है उस पर आक्रमण कब किया था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था इसने। ठीक है, जितना सोना चांदी और ये सब था सब लूट करके ले गया था। पता नहीं कि कितने ऊँट और पता नहीं कितने जो एक प्रकार से जो गाड़ी लादने वाले जो जानवर होते हैं वो कराहते हुए गजनी पहुँचे थे। इतना धन लूट करके यहाँ से ले गया था। बेसिकली ये लुटेरा ही था महमूद गजनबी जो था। ठीक है, ये केवल धन लूटने के लिए भारत में आया था। ओके, तो महमूद गजनबी ने भारत पर आक्रमण, मतलब उसने जो है महमूद गजनबी ने सोमनाथ के मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है इस पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। ठीक है, और लगभग आप देखते हैं इसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, लूटने की निस्बत से। अगला क्वेश्चन आ चुका है, तुर्कों के आक्रमण का परिणाम था। तुर्कों के आक्रमण का क्या परिणाम था भैया? तुर्कों के आक्रमण का क्या परिणाम था? तुर्की राज्य की स्थापना करने के लिए तुर्कों ने आक्रमण किया था ताकि तुर्की साम्राज्य की स्थापना की जाए और तुर्कों की एक प्रकार से जो विस्तार है उसको मतलब तुर्कों का विस्तार किया जाए। भारत के प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था इनमें से? मोहम्मद बिन कासिम जो था भारत में 712 ईस्वी में सबसे पहले इसी ने आक्रमण किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में कौन आता है? महमूद गजनबी आता है। महमूद गजनबी के बाद में कौन आता है? मोहम्मद गौरी। मोटी मोटा समझे, सबसे पहले ये, फिर ये महमूद गजनबी, फिर मोहम्मद गौरी आता है। मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में कौन आता है? गुलाम, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये एक प्रकार से आप देखते हैं स्थापना हो जाती है किसकी भैया? स्थापना हो जाती है गुलाम वंश की कुतुबुद्दीन ऐबक से, चूँकि कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था मतलब किसका? मोहम्मद गौरी का, इसीलिए मोहम्मद गौरी छोड़ के यहाँ चला गया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 ईस्वी में आप देखते हैं ये दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है और इसका एक गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इसका नाम था। इल्तुतमिश जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, इसीलिए मोहम्मद गौरी गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम इल्तुतमिश, इसीलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। ये मध्यकालीन इतिहास में आपको पढ़ने को मिलेगा। हालांकि अब यहीं आपको एंशिएंट ही पढ़ना तो यहीं तक पढ़ना है बस। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा भैया? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा। अच्छा, मोहम्मद बिन कासिम जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत पर शासन कौन कर रहा था? उस समय राजा दाहिर जो थे वो शासन कर रहे थे। प्रश्न है, मोहम्मद बिन कासिम था कौन? बताएं। मोहम्मद बिन कासिम जो था ये अरब का था। ठीक है, कहाँ का था? अरब का था।
ऑप्शन नंबर इसका ये अरब था। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान पा रहे थे। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूं। सभी दोस्तों से यही निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, अभी और क्लास इसकी आने मतलब कि ये क्लास अभी और होगी, ठीक है। चलें, आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलें, ठीक है। चले, बीए थर्ड सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री की आप लोग क्लास देख रहे हैं। तो आप सभी लोग को बता दूं कि लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने इसमें रखा है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा और पीडीएफ में फिर जा करके अपना जो है मिलान कर लीजिएगा, मतलब उसको पहले टिक कर लीजिएगा कि हमारा कितना सही है और हम कितना स्तर पर पहुंच चुके हैं। 2 बार एक बार वीडियो देखिएगा, उसके बाद में फिर इस पीडीएफ को हल करने का काम करेंगे। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। किसी भी सब्जेक्ट की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको एसएमएस करना है 91 61 93 60 62 पर, और सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ जो होगी आपको सेंड कर दी जाएगी। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आपको अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, और अपने सब्जेक्ट्स के नाम लिख करके भेज देने हैं। और इसमें सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में। आपको एक प्रकार से मात्र 100 रुपये में सारी व्यवस्था दी जा रही है। तो फटाफट से आकर के आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप पर एसएमएस करें 91 से 93 60 62 पर, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी। साथ ही साथ में जो ये पीडीएफ आप देख रहे हैं इसकी ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, जिसमें लगभग 100 से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग 120-30 क्वेश्चन होंगे। चले, बाकी और भी 500-500 क्वेश्चन की श्रृंखला आने वाली है। तो मैं आपका करवा दूंगा इतना कि आपका एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखेंगे। रिवीजन आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। प्रश्न है, संग्राम राज के पुत्र थे, बताएं कौन? संग्राम राज के पुत्र कौन थे? संग्राम राज के पुत्र इनमें से हैं उदय राजू, ठीक है। संग्राम राज के पुत्र का क्या नाम था? उदय राजू। सॉरी, उदय राजू का पुत्र था कौन? संग्राम राज पुत्र था किसका? संग्राम राज के पुत्र था, तो उदय राजू का पुत्र था संग्राम राज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 980 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन करने वाली रानी दिद्दा किस राजवंश की थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रानी दिद्दा से ये प्रश्न पूछा गया था पिछले वर्ष, ठीक है। तो 980 से 1003 ईस्वी तक कश्मीर पर शासन कौन किया था? रानी दिद्दा ने किया था। तो ये गुप्त राजवंश की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश के संस्थापक कौन थे भैया? लोहार वंश के संस्थापक कौन थे? संग्राम राज जो थे ये लोहार वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, कश्मीर का अंतिम हिंदू शासक कौन था? बताएं, उदयन देव, सहदेवी, हर्षवर्धन या भोज परमार? बताएं। तो कश्मीर के जो अंतिम हिंदू शासक थे उनका नाम था उदयन देव। क्या नाम था? उदयन देव जो थे कश्मीर के अंतिम हिंदू शासक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चले, कश्मीर का पहला मुस्लिम शासक बताइए कौन था? फिरोज शाह तुगलक, अकबर या सुल्तान सदरुद्दीन या जैन उल आब्दीन? बताएं, फटाफट से आप दे बताने का प्रयास करेंगे। तो कश्मीर का जो पहला मुस्लिम शासक था वो था सुल्तान सदरुद्दीन। क्या नाम था? सुल्तान सदरुद्दीन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अकबर तो मुगल वंश के थे, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश के संस्थापक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कल्हड़। कल्हड़ एक बहुत विद्वान आदमी है। कल्हड़ की रचना है राज तरंगड़ी, जो कि कश्मीर ही नहीं बल्कि उस समय के तमाम प्रकार के इतिहास, यानी 600 से लेकर के अगर 1200 तक के इतिहास के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है, तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी बिना आप संभव नहीं कि चीज़ों को जान पाएंगे बेहतर तरीके से। तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी 600 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास की प्रॉपर जानकारी या बहुत ही ब्रिलियंट जानकारी, ऐतिहासिक जानकारी, तर्कसंगत जानकारी देने का काम करती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो कल्हड़ कृत राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी में कुल मिलाकर के कितने तरंग हैं भैया? 8 तरंग हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, कल्हड़ जो थे किस राजा के आश्रित रहा करते थे? कल्हड़ के शासक का आश्रित कवि था, बताएं, यानी किस शासक के दरबार में रहा करते थे ये? सहदेवी, दिद्दा, अशोक या हर्षवर्धन? तो कल्हड़ जो थे बेसिकली ये हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है?
कश्मीर का नीरो कहा जाता है किसको भैया? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। किसको? हर्षवर्धन को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? कश्मीर का नीरो। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है महोदय। प्रश्न आ चुका, कल्हड़ ने अपना लेखक राज तरंगड़ी का पूरा किया था। कल्हड़ की जो रचना है राज तरंगड़ी, इसका लेखन का पूरा किया था तो 1048 से 1050 के बीच में पूरा किया था। सॉरी 1148 से 1150, कहीं कहीं पर ही 1147 से 1149 दिया होता है, तो या 1148 से या 1149 से 1151 दिया होता है, तो कोई मैटर नहीं करना है। 1148 से 1150 या 1147 से 1149 बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसी 2-3-4 सालों में 1150 तक पूरा कर लिया था। कश्मीर में चक वंश की स्थापना किसने करी थी? बताएं। तो चक वंश की स्थापना किसने करी थी कश्मीर में? कश्मीर में चक वंश की स्थापना करी थी गाजी शाह चाकी ने। ठीक है, और यूसुफ शाह चाकी भी ये चक वंश के प्रतापी शासक थे। ठीक है। कश्मीर में शैववाद की शुरुआत जो हुई किसने की थी? वसुगुप्त, अभिनवगुप्त, कलात या क्षेमराज? बताएं। कश्मीर में शैववाद यानी भगवान शंकर की जो परंपरा है उसको मानने की उसने किसने शुरू की थी? वसुगुप्त जी ने। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। वसुगुप्त ने कश्मीर में शैववाद की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन से, अवंती वर्मन के द्वारा निर्मित 2 महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं? बताएं। 2 महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं? तो अवंती वर्मन ने जो 2 मंदिर बनवाए थे उनमें शिव और विष्णु का मंदिर जो है बड़ा फेमस है। भगवान शिव का मंदिर बनवाया था और विष्णु भगवान का, दोनों का मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। राजा यस्कारा ने कश्मीर में किस काल में शासन किया था? राजा यस्कारा ने 939 से लेकर के 947 तक शासन किया था कश्मीर में। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। जिन्होंने डी लगाया उनको नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताएं भैया, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या आ चुका है महोदय? प्रश्न आ चुका कि मंदर पर्वत पर किस उत्तर गुप्त वंशीय शासक का लेख है? बताएं, बताइएगा सभी लोग, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, गृह वर्मा जो थे वो किस वंश के थे? तो मौखारी वंश के थे गृह वर्मा। ठीक है, मौखारी राजवंश का प्रथम शासक कौन थे? हरि वर्मा थे। ओके, ये सब प्रश्न पूछा जाता है। मौखारी वंश जो था उनके जो सर वर्मा थे, सर वर्मा, उनके पुत्र कौन थे? अवंती वर्मन थे। अवंती वर्मन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। और गृह वर्मा के पुत्र का क्या नाम था? गृह वर्मा के पुत्र का नाम था अवंती वर्मन। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और सर वर्मा के पुत्र थे अवंती वर्मन, गृह वर्मा के पुत्र थे। आगे देखेंगे प्रश्न क्या पूछा गया, जो पूछा गया उसी को चर्चा करते हैं। बाकी और भी प्रश्न मैं आपके लिए बताता रहूँगा, चिंता नहीं करनी है। मंदर पर्वत पर किस उत्तर गुप्त वंशीय शासक का लेख है? दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, आदित्य सेन या कृष्ण गुप्त? बताएं। मंदर पर्वत पर जो है ये आदित्य सेन जो थे गुप्त वंश के शासक है, इन्हीं का लेख है। किसका? आदित्य सेन। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, किस परवर्ती गुप्त शासक ने बोध गया में एक मंदिर का निर्माण करवाया था? बताएं। किस परवर्ती शासक ने बोध गया में एक मंदिर का निर्माण करवाया था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो किस परवर्ती शासक ने बोध गया में एक मंदिर का निर्माण करवाया था? तो आदित्य सेन महोदय ने ही करवाया था। आदित्य सेन, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। बोध गया में क्या बनवाया था? एक मंदिर बनने का निर्माण करवाया था। अगला क्वेश्चन आ चुका है। सॉरी, चीनी राजदूत हुआन वेन ते किसके शासनकाल में 2 बार भारत में आया था? ये चीनी यात्री था वांग हुएन ते, ये आदित्य सेन के दरबार में आया था भारत में, और 2 बार आया था आदित्य सेन के दरबार में। किस परवर्ती गुप्त शासक के साथ उत्तर गुप्तों के मगध साम्राज्य का अंत हुआ था? बताएं। तो किस परवर्ती गुप्त शासक के साथ उत्तर गुप्तों के मगध साम्राज्य का अंत हुआ था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो जीवित गुप्त द्वितीय जो थे उनके एक प्रकार से साम्राज्य का अंत हुआ था। ठीक है, उत्तर गुप्तों के मगध साम्राज्य का अंत जो हुआ था वो किस परवर्ती? तो जीवित गुप्त द्वितीय जो गुप्त शासक थे इनके साथ उत्तर गुप्त के मगध साम्राज्य का अंत हुआ था। जीवित गुप्त द्वितीय, इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है देवनार्क लेख। बताएं। देवबनार्क लेख में किसे परम भागवत कहा गया है?
तो विष्णुगुप्त को क्या कहा गया है? विष्णुगुप्त को परम भागवत कहा गया है। देव बनार्क लेख में परम भागवत किसको कहा गया है? विष्णुगुप्त शासक को कहा गया है। परवर्ती गुप्त नरेश कुमार गुप्त द्वितीय का समकालीन मौखारी वंश का शासक कौन था? यानी परवर्ती जो गुप्त नरेश हैं कुमार गुप्त द्वितीय, उनके समकालीन जो मौखारी वंश में शासन कर रहे थे, मौखारी वंश के शासक को कौन थे? बताएं। आदित्य वर्मा, हरि वर्मा, ईशान वर्मा या सर वर्मा? तो उनका नाम था ईशान वर्मा। ईशान वर्मा मौखारी वंश के शासक थे। परवर्ती गुप्त नरेश कुमार गुप्त द्वितीय के समकालीन थे कौन? ईशान वर्मा, जो कि मौखारी वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उत्तर गुप्त वंश, बताएं उत्तर गुप्त वंश का चौथा शासक कौन था? उत्तर गुप्त का चौथा शासक कौन था? फटाफट से आप बताएंगे। तो उत्तर गुप्त वंश का जो चौथा शासक था वो था कुमार गुप्त। क्या नाम है? कुमार गुप्त। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। कुमार गुप्त इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन सभी लोग देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। और इस तरीके से आप लोग चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त ने कौन से मौखारी शासक के साथ युद्ध किया था? बताइएगा, बताएं। उत्तर गुप्त शासक दामोदर गुप्त ने कौन से मौखारी वंश के साथ शासन किया था, मतलब कि युद्ध किया था? सर्ववर्मा के साथ युद्ध। किससे? सर्ववर्मा से युद्ध किया था। मौखारी वंश के शासक थे सर्ववर्मा, और उत्तर गुप्त शासक थे दामोदर गुप्त। दामोदर गुप्त और सर्ववर्मा के बीच में युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। हरहा अभिलेख बड़ा फेमस अभिलेख है। हरहा अभिलेख किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? बताएं। हरहा अभिलेख जो है ये किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? तो ईशान वर्मा के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था हरहा अभिलेख। किसके? ईशान वर्मा के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक थे कौन? कृष्णगुप्त। परवर्ती गुप्त वंश के मतलब कि संस्थापक कौन थे भैया? कृष्णगुप्त। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मौखारी नरेश सर्ववर्मा ने किसे पराजित किया था? मौखारी नरेश सर्ववर्मा ने जो दामोदर गुप्त से युद्ध किया था, उन्होंने सर्ववर्मा ने दामोदर गुप्त जो परवर्ती गुप्त वंश के शासक है, इनको पराजित किया था। किसने? मौखारी नरेश सर्ववर्मा ने। मैंने आपको बताया भी था कि ये भी युद्ध लड़ा इससे पहले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो आप सभी लोग चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लगातार लाता रहता हूँ। तो मौखारी नरेश सर्ववर्मा ने किसे पराजित किया था भैया? तो दामोदर गुप्त जो कि परवर्ती गुप्त शासक है, उनको पराजित किया था। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोग शेयर करते रहिएगा वीडियो को, और लाइक भी करते रहिएगा। चले, जितने भी लोग एक प्रकार से उत्तर दे रहे हैं उन सभी के उत्तर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं। बातचीत बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। सेशन में मज़ा आ रहा है तो सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा इस वीडियो को। चले, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। पाल वंश के प्रथम शासक कौन थे भैया? पाल वंश के प्रथम शासक कौन थे? गोपाल, देवपाल, नारायणपाल या धर्मपाल? तो पाल वंश के प्रथम शासक कौन थे? गोपाल, ठीक है। गोपाल ही पाल वंश के संस्थापक हैं और प्रथम शासक भी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बेसिकली जो संस्थापक होता है वही प्रथम शासक भी होता है किसी वंश का। क्लियर? चले, अगला क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से किस वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था? बताएं, किस वंश का संस्थापक निर्वाचित राजा था? निर्वाचित मतलब होता है कि वो चुनाव हुआ था उसका। तो पाल वंश के जो शासक थे जो पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, इसका निर्वाचन हुआ था, चुनाव हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है, खालिमपुर लेक किस शासक का है? फटाफट से आप बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए बार बार आ रहा है। गोपाल ने ही खालिमपुर लेक किस शासक का है? तो खालिमपुर अभिलेख की अगर बात की तो खालिमपुर अभिलेख जो है किस शासक का भैया? खालिमपुर अभिलेख तो वैसे धर्मपाल का। किसका है? धर्मपाल का है। लेकिन धर्मपाल जब ऑप्शन में नहीं मिलते हैं तो गोपाल भी आप लगा सकते हैं, जो कि गोपाल के बारे में भी जानकारी देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पाल शासक गोपाल किस धर्म का मत अनुयायी था? यानी किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म, ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म या जैन धर्म? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो बताएं, पाल वंश का जो शासक है गोपाल, वो किस धर्म का मत अनुयायी था? तो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे पाल वंश के शासक, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बौद्ध धर्म।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गोपाल का उत्तराधिकारी कौन था, यानी गोपाल के बाद में पाल वंश की गद्दी पर कौन बैठा, तो गोपाल के बाद में धर्मपाल जो थे वो गद्दी पर बैठे। इसीलिए आप देखते हैं खालिमपुर अभिलेख में गोपाल और धर्मपाल दोनों के बारे में जानकारी मिलती है। तो गोपाल ना मिले या धर्मपाल ना मिले तो आप गोपाल भी लगा दीजिएगा, लेकिन धर्मपाल लेंगे तो बेसिकली धर्मपाल ही बताएंगे। धर्मपाल को किसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि से संबोधित किया, चूंकि धर्मपाल बड़ा प्रतापी शासक रहा है। तो धर्मपाल को किसने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि दी थी, उत्तरापथ स्वामी की उपाधि इसको आचार्य भवभूति जो थे, बड़े अच्छे लेखक हैं संस्कृत के, इन्होंने धर्मपाल को कहा कि उत्तरापथ स्वामी, क्या उपाधि दी थी, उत्तरापथ स्वामी के रूप में इनको संबोधित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से परीक्षा में कई बार प्रश्न आया है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, प्रश्न अगला आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धर्मपाल को किस प्रतिहार शासक ने पराजित किया था, गुर्जर प्रतिहार शासक ने, एक कोई शासक है गुर्जर प्रतिहार वंश का, उसने पराजित किया था भैया किसको, वत्सराज जो थे प्रतिहार वंश के शासक थे, वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। किसने, वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया था। वत्सराज ने किसको पराजित किया था, धर्मपाल को पराजित किया था। धर्मपाल को किस प्रतिहार शासक ने पराजित किया था, तो वत्सराज ने पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, लेखों में किस पाल शासक को परम सौगात कहा गया है, लेखों में किस पाल शासक को परम सौगात कहा गया है, धर्मपाल को परम सौगात की उपाधि से संबोधित किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी दोस्तों को एक प्रकार से वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ओके, और कोर्स के बारे में सभी दोस्तों को बता दीजिएगा। एक बात ध्यान रखेंगे, चले अब वो तो बताएंगे आपको जब आप व्हाट्सएप से जुड़ेंगे उसके बाद में। चले अगला क्वेश्चन से, किस पाल शासक की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र निवास करते थे, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला, सभी लोग बताइएगा। किस पाल शासक की राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक जो थे हरिभद्र, हरिभद्र बहुत ही फेमस बौद्ध लेखक हैं। ये किसके दरबार में रहते थे, राजा धर्मपाल जो थे पाल वंश के शासक थे, इन्हीं के दरबार में जो परम जो है इनकी उपाधि भी एक प्रकार से परम सौगात की उपाधि भी, या बहुत ही एक प्रकार से फेमस शासक हुए हैं धर्मपाल। ये एक प्रकार से इनके दरबार में हरिभद्र नाम के विद्वान रहा करते थे। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आ चुका है। विक्रमशिला विहार जो विश्वविद्यालय है एक प्रकार का विक्रमशिला, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, बहुत ही फेमस प्रश्न है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी, तो विक्रमशिला विहार विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी धर्मपाल ने ही। किसने करी थी, राजा धर्मपाल ने, जो कि धर्मपाल जो थे ये बिहार मतलब कि पाल वंश के शासक हैं। धर्मपाल का उत्तराधिकारी कौन था, यानी कि गोपाल के बाद में धर्मपाल गद्दी पर बैठते, धर्मपाल के बाद में कौन बैठा गद्दी पे भाई, धर्मपाल का उत्तराधिकारी था कौन, देवपाल। क्या नाम था, देवपाल। यानी आप देखेंगे पहले गद्दी पर गोपाल कौन थे, गोपाल पाल वंश के मतलब संस्थापक है। गोपाल के बाद में धर्मपाल गद्दी पर बैठा और गोपाल का निर्वाचन हुआ था, चुनाव होकर के एक राजा बना था। धर्मपाल के बाद में देवपाल गद्दी पर बैठा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो प्रश्न ऐसे घुमा फिरा करके पूछेगा तो बिल्कुल आपको डरना नहीं है। किस पाल शासक ने प्रतिहार शासक जो थे रामभद्र तथा भोज जो भी वो भी भोज परमार भी ये प्रतिहार शासक थे, रामभद्र और भोज परमार दोनों प्रतिहार वंश के शासक हैं, इनको पराजित किया था किस पाल शासक ने, यानी पाल शासक में किसने पराजित किया था भैया, देवपाल जो कि धर्मपाल का पुत्र था। देवपाल ने क्या किया, प्रतिहार शासकों में रामभद्र को भी पराजित किया था और भोज परमार को भी पराजित किया था, दोनों को पराजित किया था किसने, देवपाल ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे, बड़ा ही जो है प्रतापी शासक था, ठीक है, पाल वंश का, धर्मपाल भी और देवपाल भी। चले अगला क्वेश्चन से, पाल नरेश देवपाल का समकालीन कौन शासक नहीं था, बताएं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपका। पाल नरेश देवपाल का समकालीन शासक कौन नहीं था, तो पाल नरेश देवपाल का जो समकालीन शासक था वो कौन नहीं था, नागभट्ट द्वितीय नहीं था, नागभट्ट नहीं था। बाकी रामभद्र, ठीक है, रामभद्र को पराजित किया था, मिहिर भोज को भी पराजित किया था, नागभट्ट द्वितीय भी एक प्रकार से ये प्रतिहार वंश का मतलब शासक, मतलब कि ये सब शासक थे पाल नरेश देवपाल के समकालीन ही थे, रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय और मिहिर भोज ये सब, जबकि नागभट्ट नहीं था। ठीक है, नागभट्ट प्रथम नहीं थे, नागभट्ट द्वितीय थे। अगला क्वेश्चन से, प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था, बताएं। प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने इसने धर्मपाल को पराजित किया था। धर्मपाल कौन थे, धर्मपाल जो थे वो पाल नरेश देवपाल के पिताजी हैं, ठीक है, और पाल वंश के संस्थापक गोपाल के पुत्र हैं धर्मपाल। धर्मपाल को पराजित किसने किया था, प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था धर्मपाल को। जबकि धर्मपाल का जो लड़का है देवपाल, इसने पराजित किसको किया था, नागभट्ट द्वितीय, मतलब नागभट्ट द्वितीय ने मिहिर भोज को पराजित किया, और प्रतिहार वंश के शासक थे रामभद्र, उनको भी पराजित किया था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है।
प्रतिहार नरेंद्र नागभर द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था? तो धर्मपाल को पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन से पाल वंश, प्रश्न क्या पूछा गया भैया? पाल वंश का द्वितीय शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक कौन था? गोपाल। दूसरा शासक कौन था भैया? दूसरा शासक आपका कौन सा होगा? बिल्कुल राइट आंसर है, पाल वंश का जो द्वितीय शासक था वो था धर्मपाल। ठीक है, दूसरे शासक, दूसरे नंबर पर धर्मपाल, तीसरे नंबर पर आपका देवपाल आता है और चौथे पर शायद महिपाल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस शासक ने शैव धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी? बताएं, किस शासक ने शैव धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी इनमें से? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन देखिए, धर्मपाल, देवपाल, परांतक प्रथम या राजा राज प्रथम। फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो धर्मपाल जो थे उन्होंने एक प्रकार से ये शैव धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी, धर्मपाल ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाल वंश के शासक थे, जबकि गोपाल जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, उसका पिता। अगला प्रश्न, किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी थी? बताएं, किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी थी? उत्तरापथ स्वामी धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण करी थी। और किसने दी थी इसको? भवभूति ने दी थी। भवभूति बड़े फेमस जो है लेखक हैं, ध्यान रखेंगे। इन्होंने धर्मपाल की उपाधि दी थी किसको? ठीक है, धर्मपाल को उपाधि दी थी उत्तरापथ स्वामी की। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देवपाल उपासक था किसका? जैन धर्म का, बौद्ध, वैष्णव या शैव? बताएं, देवपाल जो था ये एक प्रकार से बेसिकली देवपाल कौन था? ये धर्मपाल का पुत्र था, ये बौद्ध धर्म को मानने वाला था। ठीक है, बेसिकली जो भी पाल वंश के शासक हैं अधिकतर वो बौद्ध धर्म को ही मानते हैं, जिनमें धर्मपाल ने ही शैव धर्म में अपनी आस्था जरूर दिखाई थी थोड़ी बहुत। अगला प्रश्न, आयुध वंश, आयुध वंश का पहला राजा कौन था? आयुध वंश का पहला राजा था चक्रयुध। क्या नाम था उसका? चक्रयुध। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग नहीं लिया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष में आप देखते हैं राष्ट्रकूटों ने, प्रतिहारों ने और पालों ने, प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट वंश और पाल वंश, इन तीनों के शासक जो थे आपस में लड़ा झगड़ा करते थे, इसीलिए इनका त्रिकोणीय संघर्ष कहा जाता है इनके युद्धों को। ठीक है, ये भी चंदेल वंश के शासक नहीं करते थे, न चालुक्य वंश के। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी ऑप्शन। ये प्रश्न खूब पूछा आता है, मतलब कि ये क्या बोलते, त्रिकोणीय या त्रिकोणात्मक संघर्ष। वज्रयुद्ध शासक था, वज्रयुद्ध कहाँ का शासक था भैया? वज्रयुद्ध ये बेसिकली आयुध वंश के शासक हैं, वज्रयुद्ध, चक्रयुद्ध। ठीक है, तो वज्रयुद्ध शासक था कहाँ का? कन्नौज का शासक था वज्रयुद्ध। ठीक है, वज्रयुद्ध कहाँ का था? वज्र आयुध, कन्नौज का शासक था। अगला प्रश्न है, मुंगेर अभिलेख संबंधित है किससे? मुंगेर अभिलेख जो है पाल वंश के राजाओं से रिलेटेड है। मुंगेर वंश अभिलेख पाल वंश के राजाओं से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास, देखिए अभी जो है और भी मॉडल पेपर मैं दूंगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी और मॉडल पेपर आपके समक्ष आएंगे। लेकिन इस वीडियो को आपको देखने के बाद में आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल तो थोड़ा सा बढ़ा होगा, जानकारी कुछ मिली होगी। अगला प्रश्न, किस पाल शासक ने उत्तरापथ स्वामी, उत्तरापथ पागी, मतलब कि क्या है, उत्तरपथ रपागी, उत्तरपथ परागी की उपाधि किसने धारण करी थी? तो ये धर्मपाल ने। उत्तरापथगामी, उत्तरापथगामी कर लीजिए, उत्तरापथगामी। ठीक है, धर्मपाल ने धारण करी थी। कई बार प्रश्न है, सेन वंश का आदि पुरुष था, सेन वंश का आदि पुरुष था वीरसेन। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस मुस्लिम शासक ने सोमनाथ मंदिर में लूटपाट की थी? तो आप सभी को पता होगा, महमूद गजनबी या महमूद गजनबी। ठीक है, महमूद गजनबी लिख लीजिएगा। महमूद गजनबी ने 1025 ईस्वी में, ठीक है, सोमनाथ मंदिर जो कि बड़ा फेमस था, इस पर आक्रमण किया था। इतना सोना चांदी था सब कुछ लूट करके ले गया था। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, प्रश्न आ चुका है, निम्न में से सिंध के किस शहर को अरबों ने स्वर्ण नगरी नाम दिया था? तो अरबों ने सिंध शहर के, मतलब कि किस शहर को सिंध के अरबों ने स्वर्ण नगरी कहा था भाई? मुल्तान को, गुजरात को, अरोर को या फिर सिंध वाले एरिया को पूरे के पूरे? बताएं, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इनमें से जो वो थे, क्या नाम है, अरब लोग जो थे, उन्होंने किसको एक प्रकार से क्या नाम दिया था? स्वर्ण नगरी के नाम से किसको संबोधित किया था भैया? मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से बोला था अरब यात्रियों ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, चचनामा ग्रंथ जो है, इसके अनुसार सिक्के, मतलब किसके आदेश पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवाई गई थी? तो किसके आदेश पर? चचनामा ग्रंथ जो है ये जानकारी देता है इतिहास के बारे में। तो सुलेमान के कहने पर मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवाई गई थी। किसके कहने पर? सुलेमान के कहने पर
मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवाई गई थी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और भ्रमणों मतलब कि श्रमणों के हाथ में था, बताएं। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय जो था वो एक प्रकार से जो है बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में क्या था, निम्न में से कौन सा स्थान, तो निरून नाम का स्थान जो था वो बौद्ध भिक्षुओं के और श्रमणों के हाथ में था, श्रमिक लोगों के और बौद्ध भिक्षुओं के। अगला क्वेश्चन आ चुका है। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय निम्न में से कौन सा स्थान बौद्ध भिक्षुओं और श्रमणों के हाथ में था, तो यही क्वेश्चन फिर से आ गया है। निरून इसका राइट आंसर होगा। कहीं कहीं पर अरोर भी मिलता है लेकिन निरून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हर्षवर्धन साम्राज्य की राजधानी थी कन्नौज। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। कौन सी रचना हर्षवर्धन के द्वारा रचित है इनमें से? हर्षवर्धन की रचना कौन सी इनमें से भैया? देखिए, राज तरंगणी तो कल्हड़ की है, बाकी रत्नावली और प्रियदर्शिका रचना हर्षवर्धन की कह सकते हैं। तो दोनों आप बा और सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पुष्यभूति वंश का महानतम शासक कौन था? पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, मैंने बताया था एक ही बात है। पुष्यभूति वंश की बात की जाए तो इसके महानतम राजा थे हर्षवर्धन। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। हर्षवर्धन की बहन का क्या नाम था? उसकी बहन का नाम था राजश्री और बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका। शशांक शासक था, गौड़ नरेश शशांक जो थे ये गौड़ के शासक थे। गौड़ नरेश शशांक बड़ा फेमस था, शैव धर्म का अनुयायी था, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। पुष्यभूति वंश का कौन सा राजा शकलोत्तर पथनाथ के नाम से जाना जाता है? शकलोत्तर पथनाथ के नाम से हर्षवर्धन को ही जाना जाता है। ठीक है, हर्षवर्धन को जाना था। पुष्यभूति वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे प्रभाकर वर्धन या नरवर्धन। ठीक है, नरवर्धन, उसके बाद में प्रभाकर वर्धन आते हैं। प्रभाकर वर्धन के पुत्र राजवर्धन जो कि हर्षवर्धन के बड़े भाई हैं, हर्षवर्धन के छोटे भाई हैं। गृह वर्मा जो हैं ये इनकी बहन राजश्री जो थी उनके पति हैं, राजश्री के पति हैं ये। ठीक है, इनकी भी हत्या कर दी जाती है और राजवर्धन की हत्या भी कर दी जाती है। फिर इसके बाद में हर्षवर्धन जो है बदल लेने के लिए चलते हैं। इस तरीके से चीज़ों को आपको बताने का प्रयास मैंने किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपने चीज़ों को समझा, जाना और परखा। ठीक है, ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। अगर आप लोगों ने हमको सब्सक्राइब कर लिया, वीडियो को लाइक कर दीजिए या फिर एक प्रकार से और आपने एक प्रकार से क्या कर लिया, आपने अगर कोर्स में ज्वाइन नहीं हुए तो कोर्स भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर जैसे आज आपकी ये क्लास हुई है, क्या नाम है, थर्ड सेमेस्टर की क्लास हुई है, किसकी भैया, एंशिएंट हिस्ट्री की। ऐसे ही कल आपकी शिक्षा शास्त्र की क्लास हुई थी बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर की, जिसमें मैंने शिक्षा शास्त्र के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को एक प्रकार से उसमें बताया है। तो आप सभी लोग ये भी वीडियो देख लीजिएगा और इसकी भी पीडीएफ नोट्स और हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगी भाई? वो सब पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगी कहाँ पर? वो सब पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी कहाँ पर बाबू? वो मिल जाएगी ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की प्रोसेस मैंने बता दिया, वीडियो के बीच में आपने देख लिया है। वैसे अगर आपको फिर से जानना है तो आप एसएमएस कर दीजिएगा 91 61 93 60 62 पर एक प्रकार से एसएमएस करके आप पूरी डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे आपको करना कुछ नहीं है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नाम एक प्रकार से लिख करके सेंड कर देने हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में ग्रुप से आपको ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह मिलती रहेगी, जो भी क्लास यूट्यूब पर होती है उन सभी की पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट की। ठीक है, साथ ही साथ इसमें देखें थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या पढ़ना है को करिकुलर में, ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, तो उसकी भी तैयारी आपकी इसमें हो जाएगी। मैंने फूड न्यूट्रिशन बोल दिया था, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है फूड न्यूट्रिशन। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में ह्यूमन वैल्यूज़ पढ़ना पड़ता है। क्लियर, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।